वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो इमरान खान साहब के सामने इस वक्त कानूनी चैलेंजेस हैं, या शायद ये कहना बेहतर हो कि एक कानूनी जंग जो है जो अब उनको लड़नी है आने वाले दिनों में। अगर हम सिर्फ आज के दिन का ही जिक्र करें तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितने इस वक्त कानूनी चैलेंजेस जो है केसेस के शक्ल में उनके सामने हैं और उन सब से उन्होंने निमटना है। जैसे कि वो एक तरफ दो हुकूमतें भी चला रहे हैं, इलेक्शंस की भी तैयारी कर रहे हैं और जलसे जो हैं वो भी कर रहे हैं। आज तीन मुख्तलिफ जो केसेस थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी समाअत हुई। सबसे पहले जो दहशतगर्दी का केस है जो उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पुलिस ने रजिस्टर किया क्योंकि उन्होंने खातून जज को और इस्लामाबाद पुलिस को धमकी दी जलसे के दौरान। अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने ये ऑर्डर दिया कि जो शामिल तफ्तीश होना चाहिए इमरान खान साहब को, मगर साथ साथ उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में चालान जमा करने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने समाअत की और उन्होंने पूछा समाअत के दौरान कि क्या चालान जो है वो अदालत में जमा हो चुका है, जिस पे उन्हें बताया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से कि इमरान खान साहब तफ्तीश में अभी तक शामिल नहीं हुए, पुलिस को उन तक रसाई नहीं दी जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने इस पे रिमार्क्स दिए कि अगर कोई गलत इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पे तो पुलिस को उसको खुद ही जो पुलिस ऑफिसर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उन्होंने ये हुक्म दिया कि चालान जमा करवाने से पहले अदालत में एक रिपोर्ट पेश की जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दूसरा भी केस जो था वो सुना गया, जो एक पिटिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो 11 उनके MNAs हैं उनके इस्तीफ़े जो मंजूर हुए हैं उसके ख़िलाफ़ उसको मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा कि जो अदालत है वो स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात जो है उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना उनके अहकामात के हवाले से कुछ कह सकती है। अगर स्पीकर ने 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं तो उन्होंने इस हवाले से अपनी तसल्ली कर ली होगी और अब इसको अदालत में जांचा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग केस है उसकी समाअत भी आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में हुई। शो कॉज नोटिस जो जारी किया था ECP ने PTI को, PTI ने मज़ीद 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। ये जो तमाम कानूनी चैलेंजेस हैं इनके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं इन कुछ केसेस में। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जदून साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एंटी टेररिज्म केस अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और आज जो ऑर्डर्स आए हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये ज़्यादा ताख़ीर होगी, या जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई ख़ास नहीं है एविडेंस और इस तरह का, तो ख़ुद ही आप लोगों को पुलिस को केस क्लोज कर देना चाहिए? बहुत शुक्रिया। एक तो पहली बात यह कि जो मैटर सब्जेक्ट बिफोर द कोर्ट है तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट आप पे भी अप्लाई होता है और हम पे भी अप्लाई होता है कि अभी आज एक जो आपने नहीं कहा, एक और फैसला भी हुआ है जो पैमरा की तरफ से कि आप कोड ऑफ कंडक्ट को उसको इम्प्लीमेंट करें। वो सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस तरह टॉक शो होते हैं, ये सब्जेक्ट मैटर होता है, तो एक तो दूसरे उनके वकील हैं, मैं गवर्नमेंट का, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल के पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम एक बात कह सकते हैं, लेकिन उसके केस के मेरिट पे कमेंट्स नहीं कर सकते। तो आज जो कोर्ट में हुआ, आप जिस तरह बताया कि इमरान खान ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है, तो प्री अरेस्ट जो बंदा लेता है तो फिर बाज़ को प्री अरेस्ट देते ही जज साहब भी डायरेक्शन देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, तो या फिर IO ने एक नोटिस भेजा था उनको, जो उनको मसूल नहीं हुआ या वो उन्होंने रिसीव नहीं किया क्योंकि एसेस नहीं थी वहाँ पे। तो ये फिर हमने आज कोर्ट में बताया जी कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट जो है किसी वकील के ज़रिए दी है, लेकिन ख़ुद जो है कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। तो फिर वो उन्होंने अलाउ किया, डायरेक्शन दी है उनके, वो बल्कि जो वकला थे उन्होंने कहा जी हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे।
तो अब जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर जो आईओ है उसने एक असेसमेंट करनी है मेरिट कि जी मटेरियल है, ये ऑफेंस बनता है। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है। हालांकि कोर्ट जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती और कोई बंदा भी, ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो है डिस्क्रिशनरी या उसका लीगल राइट होता है कि वो फेयरली इन्वेस्टिगेट करे। तो उसके बाद अब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, हमको दोबारा बुलाएंगे कि जी आप इस केस के सिलसिले में आएँ, हमें ये मटेरियल चाहिए, ये बात चाहिए कि इसके कनेक्शन कहाँ पे मिलते हैं, नहीं मिलते, या जो भी आईओ समझता होगा कि जी इस चीज़ से रेलेवेंट है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे फिर दोबारा उनके केस जो है डेफिनेटली जज करेंगे कि जी आया 780 का ऑफेंस बनता है। अगर नहीं बनता हो तो पुलिस डेफिनेटली रिकमेंड कर सकती है सेक्शन डिलीट कर दें। इवन पुलिस के पास पर रिपोर्ट भी तो मांगी है अदालत जी ने, रिपोर्ट ये भी मांगी कहा है है कि आप चालान जमा करवाने से पहले हमें कन्विंस करें जो अगर उनका जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर हाई कोर्ट के अंदर भी है ना रिक्वायरमेंट के लिए, दो जगहों पे, एक ट्रायल कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बेल की है, प्री अरेस्ट बेल लिए, और दूसरा ने जो रिक्वायरमेंट की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैटर सब्जेक्ट है बिटवीन बिफोर द हाई कोर्ट, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास रिपोर्ट जमा करें। नॉर्मली जहाँ पे ट्रायल कोर्ट होती है रिपोर्ट वहाँ पे जमा करानी पड़ती है, जो फाइनल चलान होता है या इंटरम चलान होता है। लेकिन उन्होंने कहा आप जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी रिपोर्ट ज़रा हमें भी जमा कराएं कि हम भी देखेंगे क्या उस इन्वेस्टिगेशन के इस केस के जो क्वेश्चन है कोई रिलेशन बनता है नहीं बनता। तो डेफिनेटली फिर उन्होंने 15 सितंबर की डेट सही। पनसोटा साहब, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं इसी बात को कि अदालत ने, जैसे जदून साहब खुद कह रहे हैं कि अमूमन रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में ही जमा होती है, मगर इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें भी रिपोर्ट दे। डज दैट, आपके ख्याल में क्या डज दैट बोर्ड वेल फॉर द पीटीआई? ये जी कि मैं बिल्कुल, एडवोकेट जनरल साहब ने बड़ी मुनासिब बात की, चूँकि जिस केस में वो होल्ड हुआ है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसका पास रखना है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1, आई वाज वन ऑफ द काउंसिल्स इन दैट केस। वो जजमेंट बड़ी क्लियरली एक बात कहती है कि हम किसी भी केस को ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि उसके जो मेरिट्स हैं और वी अफेक्ट द आउटकम ऑफ द केस। हाउएवर फेयर जर्नलिस्टिक पोजीशन ले सकते हैं, उसकी डिस्कशन हो सकती है। अच्छा, अब मैं जो अगली बात इसमें करना चाहूँगा, जो कि आज कॉशमेंट के बारे में बात की। देखिए कॉशमेंट पे लॉ बड़ा क्लियर है। कॉशमेंट का लॉ ये है कि जहाँ पर ऐसा मटेरियल कोर्ट के सामने रख दिया जाए जिसकी बेसिस पर प्योरली ऑन द लीगल ग्राउंड एक FIR नहीं बनती, जिसमें मैं इस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात नहीं कर रहा या कोई और बात नहीं कर रहा जो कि तफ्तीश तलब बात हो, तो वो FIR कॉश हो सकती है। और यही ग्राउंड लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट है और रेड विद गुलाम हुसैन जजमेंट बाय जस्टिस आसिफ सईद खोसा, दहशतगर्दी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर कोई चीज़ विदाउट द प्री कॉन्सेप्ट ऑफ दहशतगर्दी की जाती है या कोई आम लड़ाई है या एनमिटी है, वो उसमें फॉल नहीं करेगी। और यही यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ हुआ, लिहाजा कॉशमेंट फाइल की गई। जो जज साहब ने, फाजिल जज साहब ने आज ऑर्डर किया है, उसमें मुझे ये लगता है कि अगर तो इजाज़त दी जा रही है कि वो तफ्तीश करें और रिपोर्ट सबमिट करवाएं और चलान मत सबमिट कराएं उधर, तो मैं समझता हूँ इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि जैसे वो तफ्तीश कर सकती है अदालत, पुलिस। और अगर पुलिस तफ्तीश कर सकती है तो फिर मेरे नज़दीक FIR कॉश नहीं हो सकती। सो मैं थोड़ा सा ऑर्डर को समझने से कासिर हूँ, बट सिंस मैटर सब जुडिस है तो मैं उस पर उस तरह बात नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता। बट मेरे नज़दीक इट्स अ वेरी क्लियर कट केस। वाई? बिकॉज अंडर सेक्शन 6 दिस डज नॉट क्वालिफाई एज एन एक्ट ऑफ टेरर। और जो उन्होंने कहा भी है वो एट बेस्ट अगर लिया भी जाए तो वो किसी तरह भी थ्रेटनिंग के या उसके अंदाज में नहीं आता। और गुलाम हुसैन जजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, अब चीज़ें बहुत एम्पली क्लियर हैं कि दहशत गर्दों के लिए ये कानून बना है, नॉट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं वो अगर तकारीर कर रहे हो। तो इस लिहाज से, इस बेंचमार्क से आप करेंगे अप्लाई तो पाकिस्तान का हर सियासतदान अंदर होगा। एंड दिस इज सर्टनली नॉट द इंटेंट ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट। जी बैरिस्टर साहब, सर ये तो इस केस के अगर हम मेरिट्स को एक तरफ रख भी दें, जनरल बात करें, ये तनकीद तो हम पुलिस पे पहले भी सुनते रहे हैं कि बहुत सारे केसेस जो है वो एंटी टेररिज्म के नीचे रजिस्टर कर दिए जाते हैं जो कि होते नहीं हैं आइडियली एंटी टेररिज्म के, और खामखा अदालतों पर भी बोझ पड़ता है और इवेंचुअली वो लोग छुट भी इसी वजह से जाते हैं। ये देखें, अब वही कोर्ट में बात हुई है कि ड्यू प्रोसेस पे हमें जाना पड़ता है। अब ये देखें ना, आप जितने नैब के बेशुमार हैं कि नैब के आखिर में बंदा जो है वो उसकी क्विटल हो जाती है। इस तरह 302 का ऑफेंस होता है, बाज़ का बंदा जेल में रहता है 5 साल अंडर ट्रायल और 6ठे साल उसको बरी कर दिए थे, क्विटल हो जाती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते, बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि ऑफेंस बनता है या नहीं बनता।
बंदा तो जो भी एक्यूज होता है, मुलजम होता है, वो यही कहता है जी मैंने नहीं किया, ये मेरा ये ऑफेंस नहीं बनता। अब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनको ये डायरेक्शन दी कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। हम भी एज ए वकील भी हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, उस पर किसी को पर सर अगर अदालत को ये कहना पड़ा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो तो उससे समझ तो यही आता है ना कि खतरा है या खदशा है कि फेयर नहीं होगी। वो तो आल देखे ना, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। इन्वेस्टिगेशन पे तो अगर गवर्नमेंट की एक मतलब है बेस पे कोई FIR होती है तो वो किसी को हो सकता है ना कि ये गवर्नमेंट को अप्रोच ना करे, लेकिन ये आयु की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन फेयर करे। वो फेयर करके अब कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया, उसका ऑर्डर सबसे ऊपर है, वो कोर्ट का ऑर्डर है, वो किसी एजेंसी का, किसी गवर्नमेंट का, मेरा, उनका किसी का भी ऑर्डर नहीं है। वो कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन फेयर करें और जो मटेरियल आप कलेक्ट करेंगे हम उसको देखेंगे। तो मैं हर इस फेयर एनफ के अगर वो मटेरियल बनता हुआ तो या इसके ऑफेंस, इसमें और भी ऑफेंस ऐड हुए ना, 189 भी हुआ है, 506 भी हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफेंस न बनता हो तो FIR को क्वैश किया जाए। FIR तो एज ए होल क्वैश होती है, फिर दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पुलिस के पास भी इख्तियार है, पुलिस रूल के तहत, कि वो FIR कैंसिल भी कर सकती है। दूसरी बात, अब नहीं कैंसिल कर सकती है माने कि वो उसमें से एंटी टेररिज्म की दफात पूरी FIR भी पुलिस के पास इख्तियार है, वो कैंसिल कर सकती है, ऑफेंस न बनता हो। बाज़ बात लोग 22A के अंदर जाते हैं, सेशन जज साहब ऑर्डर करते हैं FIR कर दो, और बाद में वही FIR पुलिस वाले कैंसिल कर देते हैं कि जी एविडेंस नहीं कलेक्ट हो रही, मटेरियल कोई नहीं है, बंदा बेगुनाह है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे है कि वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह करती है, उनके पास मटेरियल क्या आता है, उसके बाद ही देखें हम एज ए बतौर वकील कितना वक्त लगेगा सर। अब तो उन्होंने कहा है ना 15 सितंबर की डेट दी है, विद इन 1 वीक जो है। अगर देखें ना, मुलजम जो है वो कोऑपरेट करता है इन्वेस्टिगेशन के साथ, इमरान खान साहब अगर ज्वाइन करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, उनको बुलाते हैं, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं मुझसे जो क्वेश्चन करने हैं आप पूछें। देखें ना, इसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर आप क्रॉस द बोर्ड देखें, खान अब्बासी साहब को देखें, नवाज शरीफ को, सारे एजेंसियों के सामने पेश होते रहे, चाहे केस गलत थे झूठे। अब खान अब्बासी के साथ कौन सा केस सही था, वो अभी हर तारीख पे कोर्ट जाते हैं, और फाइनली ये उनकी भी जजमेंट आई हुई है इस बेल पे, ऐसी हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने दी है, बड़ी रिमार्क्स दिए कि ये नैब ने किस तरह केस बनाया, लेकिन वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, बेबी कोर्ट में जा रहे हैं, हर वीक पे वो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मतलब क्या आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि सर सिस्टम खराब है, तो इसके सिस्टम खराब की बात नहीं कि तुम प्रोसेस में तो जाना पड़ेगा ना। नहीं सर, सिस्टम तो खराब है ना, यही तो हम रोना रोते हैं कि वजीर आजम जो है उनको क्यों इस तरह घसीटा जाता है। आप कह रहे हैं पिछले भी गए हैं, अगले भी चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा जो भी हो रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है। नहीं सर, बट सिस्टम में कोई तो मसला है ना कि ऐसे अगर केसेस बन रहे हैं जिनके अंदर अब वो बरी भी हो रहे हैं, अदालतों के अंदर जितने बंदे जा रहे हैं इसमें सारे कोई गुनहगार तो नहीं होते, सारे मुजरिम तो नहीं होते, इनमें बेशुमार। अब तो आपके ख्याल में इसमें सिस्टम की कोई खराबी नहीं है कि खाकान अब्बासी जो है वो पिछले 4 साल से कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं, हफ्ते में पता नहीं, आई थिंक महीने में वो 2 या 3 दफे कराची जाते हैं और अभी तक केस में से कुछ नहीं निकला। क्रिमिनल सिस्टम की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, लेकिन वो एज ए इंडिविजुअल ना मैं ठीक कर सकता हूँ ना आप कर सकती हैं। वो देखें उसके लिए एक रिफॉर्म चाहिए, और उसकी मतलब कमिटमेंट और कन्विक्शन चाहिए कि ये रिफॉर्म क्या करें। अब जो भी गवर्नमेंट आती है वो दूसरे कामों में लग जाती है, ठीक है, देखिए एक दूसरे के खिलाफ केस बनाने लग जाते हैं, तो फिर वो जो रिफॉर्म्स होती है ना वो उधर की उधर ही रह जाती है। ये तो जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन वन टेबल नहीं आएगी, बैठेंगे आके वो रिफॉर्म्स करेंगे, ये केस ना बनाओ, इसको इधर कर। वो पॉलिटिकल लोगों के पास तो चॉइस है ना, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी लॉ पेश करें, इसमें सजा ही रखते हैं कि जो अगर बोगस केस बनाता है तो उसको इतनी पेनल्टी मिलेगी, उसको इतने डैमेजेस मिलेंगे, तो इसमें गरीब लोगों का भी मतलब भला हो जाएगा कि वो जो अपना भी हो जाएगा। सर ये अगर मैं पंचोटा साहब से अगले केस का भी जिक्र कर ले, सर पंचोटा साहब ये तो आज आई मीन यू नो आप लोग ऑब्वियसली ज़्यादा एहतियात से गुफ्तगू करते हैं, बट हम जैसे लोग क्योंकि इतनी तफसील नहीं जानते कानून की, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में तो लग रहा है कि देयर सम गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान साहब। पर सर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रिजेक्ट हुई है पिटिशन स्पीकर के फैसले के खिलाफ, जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए, लग रहा वहाँ तो हम मेरे जैसा इंसान यही समझेगा कि ये अब फैसला जो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं गया। देखिए जी, जस्टिस अतर मनिल्ला के सामने ये केस था और उनका एक बड़ा ही क्लियर व्यू है ऑन इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। 2015 की उनकी जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है, हम बड़ा रेगुलरली पेश होते हैं, हमारे एडवोकेट जनरल साहब मौजूद हैं, वो भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब जहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आती हैं, स्पीकर की पावर्स आती हैं या पार्लियामेंट का इख्तियार आता है, वहाँ पर वो इंटरफेरेंस नहीं करते, बल्कि बहुत दफ़ा उन्होंने ऐसे कहा है कि मैं कई केसेस में इसलिए भी बात नहीं करना चाहता कि मैं कोई ऐसा तासुर भी मत दूँ कि मैं पार्लियामेंट के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। सो दैट्स ए स्टेटेड व्यू। यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है मेरे नज़दीक
कि उनकी बिल्कुल चूँकि व्यू था, सो ही हैड टू सब्सक्राइब टू दैट व्यू बिकॉज इट वाज हिज ओन व्यू। ये सुप्रीम कोर्ट में इसलिए रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर इशू ये है कि जो प्रिंसिपल है, आपने इस्तीफे एक्सेप्ट करने का जो प्रिंसिपल है एन मास, वो प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया, आप सिलेक्टिव। तो पंचोटा साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इमीडिएटली इसको चैलेंज करेगी? जी, उसकी वजह ये है कि आज जो उनके वकील साहब फैसल साहब ने जब वहाँ पर बात की तो जज साहब ने कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लें पिटिशन को। उन्होंने कहा नहीं जी, वी वांट कि आप इस पर फैसला सादर फरमाएं, और ऐसी बात वकील तभी करते हैं जब उन्होंने इसको चैलेंज करना हो। एंड आई थिंक दे हैव गॉट अ गुड मेरिट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज सिलेक्टिव एप्लीकेशन हो रही है इस्तीफे एक्सेप्ट करने की। अगर आप एन मास इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे तो उसका इनको पता है इम्पैक्ट गवर्नमेंट को एक और आएगा। सो नाउ दे आर सिलेक्टिवली एक्सेप्टिंग दैट। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जिस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे पास फंड्स और रिसोर्सेज नहीं है कि हम इलेक्शंस करवाएं, लेकिन बाय इलेक्शंस वो करवा रहा है और उसके फंड्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, और साथ साथ ये भी वो कह रहे हैं कि अगर ये सीटें खाली करेगी पीटीआई तो हम फिर दोबारा कराएंगे, बट दे नॉट प्रिपेयर्ड फॉर जनरल इलेक्शंस। सो जस्ट टू सम इट अप, जो पिछले केस को और इसको भी हम बात कर रहे हैं, जो एक कानून में हमारा कॉन्सेप्ट है अब्यूज ऑफ प्रोसेस, हमारी हुकूमतों ने, इसने भी और साबका हुकूमतों ने भी हमेशा अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस किया है। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है, क्रिमिनल निज़ाम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर से अगर बंदा गुजर जाए, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बाहर रहें तो कानून ही नहीं है, अगर आप अंदर हो जाएं तो कानून ही कानून है। इस निज़ाम में से गुजारना इटसेल्फ भी जो है बहुत बड़ी अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, और इसको अदालतों को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस किस्म के FIRs, इस किस्म के केसेस, इस किस्म की फ्रिवलेस लिटिगेशन में लीडरशिप रहेगी तो आप सियासत नहीं कर सकते, यू विल बी केप्ट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। और ये जो ATA का लॉ है, जो पहले भी जिसकी बात कर रहे थे, ये तो अब लगता ही ऐसे है कि ये पार्लियामेंट्री स्पेसिफिक लॉ है, और जिस ग्राउंड पर उनको इस लॉ में इनगल्फ किया जा रहा है, शायद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी उससे बाहर ना रह सकें। मैं बुनियादी तौर पर दोनों के केसेस में खिलाफ हूं। ये चीज़ जो है ये दहशतगर्दों के लिए रखें। इसी तरह जो ये टेक्निकलिटीज़ हैं, इन टेक्निकलिटीज़ को सब्सटैंटिव जस्टिस होने के रास्ते में हायल नहीं होना चाहिए, और जुडिशल रिव्यू जो है वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो कि इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जो है वो बिल्कुल तमस्खर उड़ा रहा है चीज़ों का, या स्पीकर साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात का। ठीक, पंचोटा साहब, सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर आप मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेने दें जदून साहब से। जदून साहब, अगर आप ये 11 MNAs के केस पे कुछ कहना चाहे, 30 सेकंड्स। पहले जो बात किया, मैं एग्री फुल इट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का व्यू है वो ये है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में वो इंटरफेयर नहीं करते। इन्होंने जफर अली शाह केस में भी ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, फिर जो सेनेट का इलेक्शन केस है तो उन्होंने यही किया है। तो अगर ये जाना चाहते हैं तो उनके पास राइट है, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड कर देगी क्या ये जो इन ब्लॉक रेजिग्नेशन है एक्सेप्टेबल है या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का व्यू फर्क होगा? हम तो ख्याल नहीं कर सकते ना अभी। दे हैव टू, मतलब उन्होंने इससे पहले जो भी जजमेंट दिए वो ऐसी दिए कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर में, उन्होंने कहा कि स्पीकर की जजमेंट के ऊपर मैं नहीं बैठ सकता, इट इज़ अ स्पीकर प्रेरोगेटिव एंड हिज राइट टू डिसाइड कि ये रिज़ाइन जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर यही है कि स्पीकर ने डिसाइड करना है कि बंदे को बुला के, क्योंकि उनको शक हो गया ना कि बंदा को मतलब इंटिमिडेशन से या उसको प्रेशर से भी रिजाइन, पार्टी का हेड है वो बंदा नहीं चाहता करे, कई 2-4 बंदे इनको मैं उन्होंने कहा जी हमने रिजाइन नहीं देना है, तो लोग बाज़ को खुफिया तौर पे भी स्पीकर को मिले हैं जी हमारा रिजाइन ना एक्सेप्ट करें, तो इस वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अगर वो चाहते हैं जी कि ठीक है ये लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, तो फिर अब आगे फिलहाल तो यही है कि इनको भी ये कहा है कि आपकी जो इन ब्लॉक रेजोल्यूशन है वो नहीं, इमरान खान को एज MNA डिक्लेयर कर दिया। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटे। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। वी विल बी राइट बैक टू टॉक अबाउट द फ्लड। स्टे विद अस। सैलाब आ गया, सब कुछ बह गया, सब्जी इतना महंगा हो गया कि अभी कोई ले भी नहीं सकते। प्याज 2 किलो लेता तो अभी 1 पाव लेता है। सैलाब की वजह से तो सब्जी महंगी हुई है। मंडी में से मैं जो है ना बैठे हुए जो आड़ती, उन्होंने भी रेट बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती तो है नहीं कि जो चीज़ बंदा कहे कि ये चीज़ सस्ती है ये महंगी है ना। अल्लाह ताला ही बस अपने हमारे ऊपर करम करे, रहम करे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो सैलाब की वजह से ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। सैलाबी सूरत हाल हुई, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी फ़र्क पड़ा। तो उसके बाद पाकिस्तान में जो आम इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ियां हैं, जिनमें प्याज और टमाटर भी शामिल है, उनकी पहले तो किल्लत की ख़बरें आई,
और फिर उनकी कीमत में इजाफा भी देखा गया। हुकूमत की तरफ से इसी तनाजुर में ये जल्दी और अर्जेंट फैसला किया गया कि ईरान और अफ़गानिस्तान से ख़ास तौर पे टमाटर और प्याज जो हैं वो इंपोर्ट किए जाएं। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस फैसले के बाद जब ये इंपोर्ट्स शुरू हुई हैं तो कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं मार्केट्स में। इसके साथ साथ मगर ये भी खबर आ रही है कि आटे की किल्लत भी नज़र आ रही है। और अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि महंगाई जो थी वो तो पहले ही एक मसला थी आम शहरियों के लिए, अब सैलाब के बाद जो शॉर्टेजेस और उसके साथ कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, तो ये कहानी कहाँ जाके ख़त्म होगी, बहरान कितना शदीद होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुल इस्लाम साहब, माहिर हैं ग़ज़ाई इजनास में। वेलकम टू द शो सर। माफ़ करिएगा, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये पहले जिक्र करिएगा टमाटर और प्याज का, इनकी कीमतों में जिसको कहते हैं ना होश रुबा इजाफा देखने में आया, लोग बहुत परेशान थे। ये सर क्या सचमुच एक शॉर्टेज का मसला था, इसमें होर्डिंग का कितना हाथ था और ये इंपोर्ट से कितना फ़र्क देखने में आएगा? देखिए जी, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो केपीके से लेकर सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह ये तकरीबन होती है। और जब जो सैलाब का जो हुआ है उसमें जो इमीडिएट जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सबसे पहले तक उसने कनेक्टिविटी को तोड़ के रख दिया कि रोड आपके टूट गए, तो ट्रांसपोर्ट जो है अगर वो पंजाब से आ रही थी तो वो सिंध में नहीं पहुंच पा रही थी, और अगर बलूचिस्तान से तो वो यहाँ नहीं पहुंच रही थी। तो कनेक्टिविटी ने साथ ही जो आपका जो है दूसरा जो रेन का और आपका जो फ्लड का है वो इम्पैक्ट जो क्रॉप का सिंध में पड़ा है वो ज़्यादातर आपकी कॉटन क्रॉप्स को डैमेज कर गया। पेरिशेबल आइटम में सब्जियां भी मुतासिर हुई हैं, उसमें टमाटर की क्रॉप भी मुतासिर हुई, साथ ही ऑनियन की टंडवाला यार में जो है वो तकरीबन उसकी सोइंग शुरू हो चुकी थी और उसने आगे नवंबर में आपको क्रॉप देनी थी। लेकिन उससे क्या हुआ है कि जब आप एक खौफ मचता है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाही मच गई, तो हमारी मार्केट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों के हाथों में है जो माफियाज़ हैं, जो कार्टेल्स बना के बैठे हुए हैं, और उसमें कुछ होर्डिंग भी हमारे यहाँ होती है। चाहे वो आप ड्राई चीज़ों की ले लें कि चीनी से लेके चावल, गंदम, अजनास, दालों की होर्डिंग हो, या फिर सब्जियों में भी ऐसा आ जाता है। लोग ज़्यादातर मीडिया पे ये कहते हुए नज़र आएंगे आपको कि जी यहाँ तो पेरिशेबल आइटम है, इसको हम होर्ड ही नहीं कर सकते। टमाटर की लाइफ जो है 15 से 20 दिन की होती है अगर आप उसको बगैर किसी कोल्ड स्टोर के रखते हैं, और जब कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो उसकी और शेल्फ बढ़ जाती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप इसको लंबे अरसे के लिए नहीं रख सकते। जो कीमतें बढ़ी हैं कराची में वो कोई तकरीबन 400 रुपये की, जो नेक्स्ट जो जब इसका जो सारा मचा के बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ तो 300 साढ़े 300 रुपये तक गई। 400 का तो कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन 2-3 दिन से जब से अफ़गानिस्तान और आपका जो ईरान से जो शिपमेंट्स हैं उसकी अराइवल शुरू हुई, और ख़ास तौर पे उस पर जो एक बड़ा अक्लमंदी का फैसला गवर्नमेंट ने किया कि उसको टैक्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दी। ये चीज़ आपको थ्रू आउट द ईयर रखनी चाहिए। बॉर्डर आपके 2 मुल्कों के साथ रखते हैं। जब भी पाकिस्तान में देखें ऐसा भी होता है कि सैलाब तो अभी आया आपका, इससे पहले जब सैलाब नहीं था उस वक्त भी 150 से 200 रुपये किलो टमाटर बिक जाता है, आपकी प्याज महंगी हो जाती है, सब्जी महंगी होती है। तो आपको पेरिशेबल के लिए एक परमानेंट गेट खुला रहने दिया जाए ताकि आपके जो लोग वो जो आपकी मंडियों में होल्ड कर लेते हैं, प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, टमाटरों की कोल्ड स्टोरेज में अगर आप किसी कैमरामैन को अगर आप भेजेंगी तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हर शहर में, चाहे वो कराची का हो, लाहौर का हो, इस्लामाबाद को, जहाँ जहाँ मंडियों से लिंक, पिंडी से लिंक जो लोग हैं वो अपने स्टोर्स में रख रहे होते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, उनको पता होना चाहिए कि सप्लाई किसी वक्त भी कहीं से आ सकती है, तो हम होल्ड ना करें वरना नुकसान होगा। ठीक। अच्छा सर, इसी हवाले से अब ये भी इत्तला आ रही है कि आटे की कमी जो है कई जगहों पे रिपोर्ट की गई है। इधर भी क्या कोई फ्लड रिलेटेड है या वही कि क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें पैनिक फैलाया जा सकता है, होर्डिंग की जा सकती है, कीमत जो है बढ़ाई जा सकती है, तो उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए, गंदम में जो हमारा स्टेपल है उसके अंदर क्या हुआ कि मिसमैनेज बहुत ज़्यादा है। आपने जो पॉलिसीज कंटिन्यू की हुई है, वीट की पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फार्मर से, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होती है उसके ऊपर, और फिर अपने पास होल्ड कर लेती है और अक्टूबर में जाके वो फिर रिलीज़ करती है।
ये फॉल्टी पॉलिसी है, क्योंकि जब आप 50s में 55 में इन्होंने जब ये पॉलिसी बनाई थी, उस ज़माने में पाकिस्तान की आबादी कम थी। आज आबादी जो है वो हम कोई 230 मिलियन की पॉपुलेशन हो गई है। तो अब गवर्नमेंट का रोल इसमें से निकलना चाहिए। जब गवर्नमेंट होल्ड करती है तो फिर मिडल मैन आके बीच में मुनाफा कमाते हैं। आपको याद होगा जब ये वीट की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है एंड फरवरी और मार्च में, उस वक्त गंदम कोई 1900 रुपये मन से स्टार्ट हुई थी और हुकूमत ने 2200 रुपये मन ली। जब आपने इंपोर्ट मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा प्राइस पे करी, $515 से आपका पहला टेंडर स्टार्ट हुआ, तो उसने आपके गंदम के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, जो प्रॉफिटर्स थे, उनको एक मैसेज दिया कि 4400-4500 की गंदम जो है वो लैंडेड कॉस्ट करेगी, तो हम क्यों ना अपनी गंदम को महंगा कर दें। इस वजह से आपके यहाँ गंदम की जो है वो महंगी हुई। और आटा अभी आप देखें कि कराची का अगर प्राइस देखें और पंजाब की, तो पंजाब में आपको जो PBS का जो डेटा है वो 980 रुपये 20 kg का बता रहा है, जबकि कराची में कोई 2140 रुपये से चला गया। तो ये 1030 रुपये का जो है 1900 से लेकर उसमें तो दोनों मतलब एक ही मुल्क के अंदर दो सूबों में कोई 1030 रुपये तक का फ़र्क 20 किलो पे, ये उस चीज़ को आपको जाहिर करता है कि आप अपनी मार्केट को अपने जो उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो तकरीबन फेल हो चुका है और आपके जो होल्डर्स हैं उनकी मर्जी पे पूरी 230 मिलियन की आबादी को छोड़ा हुआ है। आटा जो है 67 में था मार्च में, आज आटा जो है 105-110 पे चला गया। क्या है वेरी क्विकली? देखिए, इसका हल सिर्फ एक ही है कि ओपन मार्केट मैकेनिज्म, बॉर्डर से आप जितनी पेरिशेबल है आइटम उन सब्जियों वगैरह की, इनको आप खोल दें, ड्यूटी फ्री रखा करें, उसके ऊपर आप ड्यूटी अर्न ना करें। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से गंदम में से हुकूमत को अपना निकालना होगा, क्योंकि तकरीबन 700-750 बिलियन रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा कमोडिटी ऑपरेशन है। आप फिर भी कंज्यूमर को ना रिलीफ दे पाते हो, ना ग्रोअर को देते हो, बल्कि मिडिल मैन को फायदा उठाते हो। आप इस पॉलिसी को ओपन कर दें। राइस की मार्केट में आप देखें, राइस ओपन है प्राइवेट सेक्टर के लिए, वहाँ पर ना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, उसकी कीमतें बाजार के साथ बढ़ती हैं, कम होती हैं। एक्सपोर्ट हमारी $2.5 बिलियन की उसकी चली गई है। तो आपको वीट पॉलिसी से निकलना होगा, क्योंकि आप जब जिसको कहते हैं जी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जा रहे हो, आप फूड सिक्योरिटी को वुल्नरेबल बना रहे हो इस पॉलिसी के जरिए। और वो लोग जिनके पास आमदनी महदूद है, कोरोना के बाद से देखें और अब सैलाब में आफत जो आई है वो तकरीबन गरीबों पे आई है, जिनकी इनकम कम है, उन सब की इनकम कम हो गई है। उन पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आज आपका जो है अगस्त का मंथ का जो है 75 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन आपका चला गया है। नेक्स्ट सितंबर में आप देखिएगा इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो इसको रिलीफ देने के लिए हुकूमत को अपनी जो आपके जो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है उसकी फॉल्टी पॉलिसीज़ हैं। आपका रोल मिनिमम होना चाहिए बिजनेस में, ख़ास तौर पे वो जो डेली आपकी एसेंशियल्स यूज़ होती हैं उसमें तो हुकूमत अपनी अमल दखल ना करे, इंटरवेंशन ना करे, और उसको खाने पीने की चीज़ों को आप कम से कम ड्यूटीज़ रख के उसको आप ओपन रखें। कभी ज़्यादा हो तो आप एक्सपोर्ट कर दो, कभी कम हो तो आपकी इंपोर्ट आ जाए, लेकिन गेट दोनों खुले रहने चाहिए। अभी रिसेंटली जो गेट आपका एक बंद था उसको खोला तभी प्राइस आपकी कम हुई। फ्लड से पहले 200 रुपये रेट टमाटर था, आज जो है टमाटर 150 रुपये किलो रिटेल मार्केट में जो मामा शॉप है वहाँ पर हो गया, रेडी वाला बेच रहा है, तो होलसेल में तो और 50 रुपये किलो हो चुका है। तो आपको एक ओपन मार्केट करके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आप देखें, कॉलोनियल सिस्टम की पॉलिसी आपकी चली आ रही है, वो कमिश्नर डीसी ये सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। आज अगर आप कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट देखेंगी तो वो तो किसी जगह पे भी आपको प्राइस नहीं मिलेगी, वो इतनी कम प्राइस रखी गई है। तो मुझे नहीं समझता कि इस पॉलिसी का उनको क्या फ़ायदा है। आप डंडा चलाना चाहते हो और या फिर अपना कुछ और आपके इंटरेस्ट है, उससे आवाम मुतासिर हो रही है और गरीब आवाम की जेब से पैसे निकलते हैं। अमीर आदमी तो खाना पकाता ही घर में कब है। हमारे बड़े बड़े लीडर्स, हमारे सियासतदान जो है वो तो अक्सर दावतों में नजर आते हैं। मैं और आप जैसे लोग या आम आवाम जो है वो खाना घर पे पकाती है, उनको पता है कि कितनी कॉस्ट हमारी बढ़ गई। 50% आपका जो है किचन स्टेपल पे प्राइस बढ़ी है, जो बहुत बड़ा एक बोझ है एक आम आदमी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान में जो आटे की कमी रिपोर्ट हो रही है। ऑब्वियसली जब से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सिर्फ बलूचिस्तान का ही जिक्र करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम था उस पर भी बहुत नुकसान पहुंचा है। मगर अब ये इत्तलात आ रही हैं बलूचिस्तान से कि गंदम की किल्लत के बायस भी ख़ास तौर पे क्वेटा में जो फ्लोर मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं और सूबे भर में इससे मसाइल पैदा हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वेटा में जो इस वक्त एक 20 किलो थैले की कीमत है
वो 2300 रुपये से बढ़ चुकी है, जबकि पंजाब में भी काफ़ी गंदम जो रखी हुई थी वो 3.5 लाख टन जो है वो ज़ाया होने की इतलात आ रही हैं, और इसकी वजह से बलूचिस्तान को सप्लाईज भेजने में भी दिक्कत हो रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गालिब निहाद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ क्वेटा। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या इतलात है? आटे की किल्लत की खबरें आ रही हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखें, जैसे ही बारिशें हुई तो बलूचिस्तान का जो मवासलाती निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसमें तमाम जो राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बह गईं। NHA, ज़िली इंतज़ामिया और PDM की काविशों से जो लाइट ट्रैफिक है उसके लिए तो रास्ते आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन जो गंदम लाने के लिए हैवी ट्रैफिक थी वो इस वक्त भी बहाल नहीं हो सकी। और इस वक्त अगर मैं आपको कोयटा शहर की बात करूं तो कोयटा शहर में आटे की किल्लत और आटे का बहरान हर गुज़रते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज जब हमने सुबह मुख्तलिफ आटा चक्कियों का दौरा किया तो बहुत सी आटा चक्कियाँ ऐसी थी जहाँ पर आटा और गंदम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जबकि जिन दुकानों पर मिल रहा है वहाँ भी इसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। जो 20 किलो वाला आटे का थैला पहले 1900 रुपये में मिल जाता था बआसानी, अब वो 2200 से 2500 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के अलावा अगर 50 किलो वाले थैले की बात की जाए जो 4500 से 4700 में बआसानी मैसर था, अब उसकी कीमत 5500 से भी तजावुज़ कर चुकी है। आटे का बहरान जूं शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वैसे ही शहरियों में एक पैनिक सिचुएशन भी फैल रही है कि आटा एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो घर के बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग और ख़वातीन तक के लिए ज़रूरी है। ऐसे में आटे का ना मिलना शहरियों के लिए एक बड़ी मुश्किलात का सामना शहरियों को इस हवाले से करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन जो सेंट्रल कमेटी है उसके मेंबर हैं सैयद शरीफ आगा, उनसे जब इस हवाले से हमने बात की कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इतना बहरान अचानक से पैदा हो गया, तो उनका कहना था कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसने मार्च में मुकम्मल गंदम नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से इस वक्त कोयटा में जो गंदम है उसकी शॉर्टेज है। दूसरी जानिब गंदम की शॉर्टेज के साथ साथ जिन फ्लोर मिल्स पर गंदम मौजूद है बड़े पैमाने पे, जो लाइट का जो बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ है उसकी वजह से जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो गंदम है उसकी पिसाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर तो पहले दिन में 80 से 100 बोरियाँ पीसी जाती थी तो अब वो 20 तक आ पहुँची हैं। तो लोगों को इस हवाले से सिर्फ दुश्वारी का सामना है और कुछ अच्छा नहीं। सर, ये बताएं कि हुकूमत या जो इंतज़ामिया है उनसे आपने बात की है, वो क्या कोई इक़दाम उठा रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए? जी, हुकूमत की बात की जाए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने गंदम और आटे की किल्लत से मुतल्लिक नोटिस तो लिया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उन्होंने नोटिस ले लिया, और लेकिन वो सिर्फ एक नोटिस ही था, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है और जो फ्लोर मिल से मुंसलिक लोग हैं वो भी काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं कि अगर यूं ही सिलसिला बाकी रहा तो हफ्ते डेढ़ के अंदर कोयटा में मुकम्मल तौर पर जो है वो गंदम ख़त्म हो जाएगी, और इससे जो मुश्किलात हैं उसमें बेपनाह इजाफा होगा। स्टेप्स उनको लेने चाहिए। क्या फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कोई रिकमेंडेशंस दी हैं हुकूमत को कि उनको क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास तो क्लियरली इस वक्त कोई जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ नोटिस ले लिया है, यानी कि प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, आगे कुछ नहीं किया। देखिए, बलूचिस्तान का जो नसीराबाद डिवीज़न है और इसके अतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ पर गंदम पैदा होती है। देखिए, हंगामी बुनियादों पे तो गंदम जो मौजूद है नसीराबाद डिवीज़न में और इससे मुहल्लिका इलाकों में, उसे जल्द अज जल्द उन इलाकों में भेजना चाहिए हंगामी बुनियादों पे, ताकि जो है वो लोगों की बेसिक जो नीड है उसको वो पूरा कर सकें। और सिर्फ कोयटा नहीं, जो दीगर इलाके हैं बलूचिस्तान के, तकरीबन 10 से 11 अजला ऐसे हैं जहाँ पर गंदम की जो किल्लत है उसका मामला सर उठा रहा है। हंगामी बुनियादों पे तो ये करने की ज़रूरत है कि जो बलूचिस्तान की गंदम है उसे जल्द अज जल्द बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों तक हंगामी बुनियादों पे पहुँचाया जाए, ताकि ये जो आटे का बहरान है इसमें कमी आ सके। इसके अलावा अगर कौमी शाहराहों पर जो बड़े ट्रक खड़े हैं गंदम के, उनसे जो है वो छोटी गाड़ियों में मुंतकिल करके भी मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। करने को तो बहुत कुछ हो सकता है और हर चीज़ जो है वो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नामुमकिन हो, लेकिन नीयतों का फुकदान जो है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये किल्लत सर उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।
हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।